Hello students, today we are going to start class 12 chapter 5th inverse of a matrix and linear equations व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स ये जो अपने चैप्टर है इससे अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो अच्छे से समझना देखो चैप्टर को। तो सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन समझते हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रमणीय अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव। और इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे लिखा हुआ है नॉन सिंगुलर और यहां लिखा हुआ है व्युत्क्रमणीय। और जो दूसरी डेफिनेशन आएगी अपने पास में वो है व्युत्क्रमणीय अवयव और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको अव्युत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ अव्युत्क्रमणीय है तो सिंगुलर है और व्युत्क्रमणीय है तो नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, कई बार वो इंग्लिश और हिंदी याद करते हैं ना, पण ठीक है करनी ही है अपने को, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। व्युत्क्रमणीय का मतलब सिंगुलर होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। व्युत्क्रमणीय का मतलब नॉन सिंगुलर और अव्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखो अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे मैट्रिक्स के, जैसे अपन ने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे तुम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे। तो उसी में देखो ये 2 टाइप और है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां क्यों पढ़ रहे हैं अपन वो अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इनके डेफिनेशन लिखता हूं, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स ए इज called non-singular matrix. Matrix A is called non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0. कोई भी एक मैट्रिक्स A है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कब फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए पहली कंडीशन थी कि ये मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी? ए कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। लिख देता हूं इसको भी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, इस तरीके से लिख दो, ऑफ ऑर्डर एन, या फिर लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, कैसे लिख दो? ऑफ ऑर्डर एन का मतलब क्या हुआ? एन बाई एन की कोई एक मैट्रिक्स है और अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में लिखो, एक एन क्रम का अवयव, एक एन क्रम का अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है ना, एग्जांपल देखो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी ए और मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अब तुम लोगों को देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय, मतलब सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो क्या करो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो मैट्रिक्स ए ये है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सोल्व करोगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2। अरे 4 - 6 क्या होता है? -2। और ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट निकालोगे, और अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः आव्यूह आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है ना, समझ में आ गया। व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक मैट्रिक्स उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix A is called singular matrix. Singular matrix if determinant of A is equal to 0। कैसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, ए मैट्रिक्स A of order n is called singular matrix if determinant of A is equal to 0, या A square matrix A is called singular matrix if determinant of A is equal to 0। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि तभी तो उसका डिटर्मिनेंट अपन फाइंड करेंगे। हिंदी में क्या लिखोगे, एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यदि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स A है 1 6 3 2, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी तुम लोगों ने, वो क्या आ गई 1 3 2 6। पहले इस तरीके से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना, डायरेक्टली मत कर देना। तो 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है, तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि अपने को ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बतानी थी वहां पे। ठीक है ना, इन दोनों की डेफिनेशन पूछा था कि अपने को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो ये बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो वहां पे अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये दोनों टाइप्स क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वहां पे अपने को डिटर्मिनेंट का नॉलेज नहीं था। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट अपन ने कहां पढ़ी है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी है। मैट्रिक्स अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद में अपने पास में क्या है टॉपिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि कोई भी एक मैट्रिक्स है और अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद इसको समझने में। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का सेकंडस। तो एक बार इसके डेफिनेशन लिख देता हूं और उसको फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे समझ में आ जाएगा। देखो डेफिनेशन देखो, A इक्वल टू Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। A इक्वल टू Aij क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Fij, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Fij is called adjoint of matrix A। it is, घबराओ मत, अभी समझाता हूं। it is denoted by adj of A। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, adj of A। ठीक है ना, adj of A। ठीक है, where Fij, यहाँ पे Fij क्या है, Fij है कोफैक्टर ऑफ Aij का कोफैक्टर क्या है, Fij। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे A बराबर Aij एक वर्ग आव्यूह है। क्या बोला मैंने, A बराबर Aij एक वर्गाव्यूह है, तब
आव्यूह, तब आव्यूह एफ आई जे, तब आव्यूह एफ आई जे आव्यूह एक का सहखंडज कहलाता है। सहखंडज या सहखंडज आव्यूह, सहखंडज। ध्यान रखना, पहले तुम लोगों ने सहखंड पढ़ा है, सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, ये है सहखंडज। सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तब आव्यूह ए का सहखंडज, तब आव्यूह एफ आई जे आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तथा इसे ए डी जे ऑफ ए द्वारा दर्शाते हैं, जहां एफ आई जे क्या है, ए आई जे का सहखंड है, सहखंड। ध्यान रखना, एफ आई जे क्या है, ए आई जे का सहखंड। सहखंड का मतलब समझ गए ना, ए आई जे का कोफैक्टर है। तो अब देखो यहां पे समझना मेरी बात, ए इक्वल टू ए आई जे कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्या होगा, तुम्हारे को एक मैट्रिक्स दी हुई होगी ए इक्वल टू ए आई जे, कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 3 4 5, या मैट्रिक्स ए कोई 3x3 ऑर्डर की है। सबसे पहले तो वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा बात हो रही है कोफैक्टर की। लास्ट में लिखा हुआ है ना, ए आई जे का कोफैक्टर क्या है, एफ आई जे, और अपन कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं डिटर्मिनेट में। ये चीज ध्यान रखना, अपन ने मैट्रिक्स मतलब थर्ड चैप्टर में कोफैक्टर नहीं निकाला है, अपन ने चैप्टर नंबर 4 में कोफैक्टर्स निकाले। और कोफैक्टर्स किसके निकालते हैं अपन, डिटर्मिनेट के एलिमेंट्स के। मतलब पहले मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या निकालते हैं अपन, कोफैक्टर निकालते हैं। तो ध्यान रखियो कि यहाँ पे जो ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब क्या होता है, तब एक मैट्रिक्स एफ आई जे, मैट्रिक्स एफ आई जे का जो ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स एफ आई जे का जो ट्रांसपोज होता है उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए डी जे ऑफ ए। और वहां पे एफ आई जे क्या है, कोफैक्टर है किसका, ए आई जे का। मतलब समझना कि जैसे कोई एक एलिमेंट है a11 तो उसका कोफैक्टर है f11, कोई एलिमेंट है a12 तो उसका कोफैक्टर है f12, कोई एलिमेंट है a13 तो उसका कोफैक्टर है f13, ठीक है ना। वही बातें हिंदी में लिखी हुई है, समझ में आ गया होगा कि a इक्वल टू ए आई जे कोई एक वर्ग आव्यूह है, तथा आव्यूह एफ आई जे आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। कब, ठीक है ना, सहखंडज, वो सॉरी आव्यूह ए का सहखंडज, इसको मैंने गलत लिख दिया। तब आव्यूह एफ आई जे का परिवर्त आव्यूह, इसका ट्रांसपोज का परिवर्त्य आव्यूह, परिवर्त्य आव्यूह आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तथा इसे एडजॉइंट ऑफ ए द्वारा दर्शाते हैं, जहां एफ आई जे बराबर ए आई जे का सहखंड है। ध्यान रखना, आव्यूह एफ आई जे नहीं होगा एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज होगा, इसका परिवर्त्य आव्यूह होगा ना। इंग्लिश में आप परिवर्त्य आव्यूह के ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज क्यों, क्योंकि भूल जाओगे परिवर्त्य तो पता नहीं तुम लोगों को याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो आव्यूह एफ आई जे का जो परिवर्त्य आव्यूह होगा उसी को क्या बोलते हैं, सहखंडज बोलते हैं। अब इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ क्या करना है आप लोगों को। देखो इसी को लिख रहा हूँ, जैसे क्या होगा कि कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई होगी, ठीक है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई होगी और उसके एलिमेंट कैसे होंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है ना। कोई भी एक 3x3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट, ठीक है ना, तो वो एडजॉइंट क्या होगा देखो समझो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख देना इस तरीके से। और डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया a11 a12 a13, मतलब मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेट लिख देना, a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33, उसका क्या बना दिया अपन ने, डिटर्मिनेट बना दिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नॉर्मली क्या होता है, अपने को इनवर्स ही फाइंड करना होता है और उसी के लिए अपन एडजॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, और अगर एडजॉइंट ही पूछता है तो इसको केवल इतना सा लिख देना। उसके बाद क्या होता है देखो, एडजॉइंट ऑफ ए किसको बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, देन
एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो एक मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो एक मैट्रिक्स होगी। और वो मैट्रिक्स कैसी होगी, बोले ए आई जे कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स एफ आई जे का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एफ आई जे का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो अब देखो ए आई जे कोई मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे टाइप की है, ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट है A11 A12 A13। तो अब देखो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फिर A11 का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। A11 का कोफैक्टर फाइंड करना आता है ना, ये चला गया और साइन का ध्यान रखते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से अपन कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं A11 का कोफैक्टर है F11, तो यहाँ पे तुम लोगों ने F11 फाइंड करके लिख दिया। फिर A12 का कोफैक्टर है F12, तो F12 लिख दिया, ऐसे ही F13, फिर F21 F22 F23। जैसे तुम लोगों ने A11 का कोफैक्टर निकाला और वो 5 आ गया तो 5 को यहाँ लिख दिया। A12 का कोफैक्टर निकाला वो 10 आ गया तो 10 को यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही बाकी सभी एलिमेंट लिख देंगे। फिर F23, फिर F31, F32 और F33, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। और फिर इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, वो एग्जांपल समझाते तुम लोगों को ये 100% समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने समझा है इसको एक बार नोट डाउन करो और थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ समझना, A11 का कोफैक्टर F11 है, A12 का कोफैक्टर F12 है, A13 का कोफैक्टर F13 है। तो सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालने के लिए अपने को डिटर्मिनेट बनानी पड़ी है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स में अपन ने कोफैक्टर नहीं पढ़े हैं, अपन ने डिटर्मिनेट में कोफैक्टर पढ़े, इसलिए मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेट बनाओ, उसके बाद इनके कोफैक्टर फाइंड करो, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, माइनर्स एंड कोफैक्टर, वहां पे बताया था कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। और फिर एक कोफैक्टर की डिटर्मिनेट बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाता है अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट में एलिमेंट्स के कोफैक्टर, और कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एक बार करो, इसको नोट डाउन करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। देखो कि कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है 1, 5, 8 एंड 2, ठीक है। तो कोई 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट है 1, 5, 8 और 2। क्वेश्चन आएगा कि यार इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करो, मतलब इसका व्युत्क्रम है अवयव फाइंड करो। तो मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट होता है उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, एडीजे ऑफ मैट्रिक्स ए, इसी तरीके से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं इसको, और किस तरीके से, एडीजे ऑफ मैट्रिक्स ए से डिनोट करते हैं, ये अपने को पता है। अब देखो इसका एडजॉइंट फाइंड करना है अपने को, तो मैंने क्या समझा रखा है तुम लोगों को कि क्या करो, सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्स है इनको रिप्लेस कर दो, किससे, इनके कोफैक्टर से। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 का कोफैक्टर निकाल के यहां रख दो, 5 लिखा हुआ है तो 5 का कोफैक्टर निकाल के यहां रख दो, 8 लिखा हुआ है तो 8 का कोफैक्टर यहां रख दो, 2 लिखा हुआ है तो 2 का कोफैक्टर यहां लिख दो। और फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या है अपना, इन सबका कोफैक्टर फाइंड करना। कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड, और एडजॉइंट को बोलते हैं सहखंडज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सबका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखो कोफैक्टर तो फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स नहीं चाहिए होते, डिटर्मिनेट बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेट में ही पढ़ा रखा है तुम लोगों को कोफैक्टर। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर मैट्रिक्स ये है तो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेट ऑफ ए हो जाएगी 1, 5, 8 एंड 2। इस बात का ध्यान रखना, पहले मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करोगे, डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करोगे। और अब निकाल लो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ A11, A11 का मतलब कौन है, 1 का कोफैक्टर निकाल रहा हूं। हिंदी में क्या लिखोगे, A11 बराबर 1 का सेकंड, ठीक है ना। A11 बराबर 1 का सेकंड, तो वो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो साइन का ध्यान रखना है। 1 और 1 कितना होता है, 2, और 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और उसके बाद में 1 और 1 लिखा हुआ तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, मतलब इसके लिए इन दोनों को हटा दो, क्या बचा, केवल 2 बचा। तो ये 2 ही क्या है, आंसर है, ठीक है। अगर किसी को ये कोफैक्टर समझ में नहीं आ रहा तो अपने टॉपिक का चैप्टर नंबर 4 में कोफैक्टर्स एंड माइनर, तो उसको देख लेना एक बार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो कोफैक्टर ऑफ A12 का मतलब कौन है, 5।
अब 5 का कोफैक्टर निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, लेकिन 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, तो पहले तो माइनस का साइन और फिर उसके बाद चलो इसको मैं एक काम कर रहा हूँ -8 लिख रहा हूँ, है ना। तो अब देखो क्या होगा A12 या -8, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -8 और माइनस का साइन ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों 1 और 2 कितना होता है 3, तो माइनस और फिर ये -8 आएगा तो वो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। ऐसे देखो कोफैक्टर ऑफ A21 का मतलब कौन है -8, कि -8 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 और 1 कितना होता है 3 के कारण पहले तो माइनस का साइन लगा और उसके बाद देखो तो क्या होगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 5 बच जाएगा। ऐसे देखो कोफैक्टर ऑफ A22 का मतलब कौन 2 और 2 और 2 तो 4 होता है, इवन नंबर है तो साइन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 के लिए, तो कितना बचेगा केवल 1 बचेगा। ये सारे क्या हो गए कोफैक्टर्स हो गए। अब कोफैक्टर्स हो गए तो अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा, तो वो एक मैट्रिक्स ही होती है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होती है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको क्या किससे रिप्लेस कर दो कोफैक्टर से, जैसे A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या है 2 है, ठीक है ना, चाहो तो साइन लिख देना। A11 के कोफैक्टर को क्या बोल रहे हैं अपन F11 बोल रहे हैं, A12 के कोफैक्टर को क्या बोल रहे हैं अपन F12 बोल रहे हैं, ऐसे इसको क्या बोलेंगे F21 और इसको क्या बोलेंगे F22 बोलेंगे। तो देखो A11 को रिप्लेस कर दो किससे F11 से, मतलब 1 की जगह 1 का कोफैक्टर लिख दिया कितना 2, फिर उस 5 की जगह 5 का कोफैक्टर लिख दिया कितना 8, यहाँ पे A21 का मतलब -8 और -8 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया -5, और A22 का मतलब 2 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया 1। क्या किया मैंने, 1 की जगह 1 का कोफैक्टर, 5 की जगह 5 का कोफैक्टर, -8 की जगह उसका कोफैक्टर और 2 की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया, और फिर ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज कर दो, वही क्या होता है एडजॉइंट होता है। वही तो मैंने समझाया था, देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर A11 की जगह क्या लिख दो F11 लिख दो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था ना वो यही मतलब था। फिर A12 की जगह क्या लिख दो F12, वही तो लिखा मैंने, A12 का मतलब 5 था, उसकी जगह F12 मतलब 8 लिख दिया। ऐसे ही -8 मतलब A21 की जगह F21 लिख दो, और A22 की जगह F22 लिख दो, और फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखते हैं क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ये 2 8 लिखा हुआ है तो ये 2 8 इस तरीके से, और -5 एंड 1 इस तरीके से। तो ये जो मैट्रिक्स आई है इसी को क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आगे में समझ में ये बात देखो, अब समझना, देखो 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है ना, जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, समझना, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में जब लेंथी क्वेश्चन होगा तो अपन वो काम में लेंगे। देखो हुआ क्या है समझो, यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ था, 1 और 2, तो ये 1 और 2 तो क्या करते हैं अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो 1 और 2 लिखा हुआ था तो वो तो क्या बन गए 2 और 1 बन गए। आ रही है मेरी बात समझ में, 1 और 2 लिखा हुआ था तो वो तो क्या बन गए 2 और 1, मतलब ये दोनों तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। और ये जो 5 और -8 है ये अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन इनका चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस का 5 है तो -5 हो गया, और माइनस का 8 है तो ये +8 हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूं कि कोई मैट्रिक्स ए है 8 -2 3 5, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स है 8 -2 3 और 5। अब तुम्हारे को क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करो, ये दोनों तो चेंज हो जाएंगे, ये दोनों तो चेंज हो जाएंगे, मतलब 8 की जगह 5 और 5 की जगह 8 आ जाएगा, 5 और 8 5 था तो वो क्या बन जाएगा 5 और 8। और ये दोनों अपने चिन्ह बदल लेते हैं, मतलब -2 था तो वो +2 हो जाएगा, और +3 था तो वो -3 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल के देख लेना, तुम्हारे पास में यही आंसर आएगा। तो क्या ध्यान रखना है, देखो नोट डाल के लिखो, क्या कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये दोनों तो अपनी जगह चेंज करते हैं, मतलब A11 की जगह क्या आ जाएगा A22, और ये क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और ये चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब -A12 और -A21 इस तरीके से, ठीक है ना, यही क्या होता है एडजॉइंट होता है। रफली समझा दिया। ये तो क्या होता है इंटरचेंज,
इंटरचेंज, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है साइन चेंज। ठीक है, ये तो इंटरचेंज होते हैं और यहाँ क्या होता है, साइन चेंज होता है। इस तरीके से लिख लेना, इन दोनों को चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। जैसे डायरेक्टली पूछे तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि इसका एडजॉइंट फाइंड करो तब तो पूरा इस तरीके से करोगे, और अगर डायरेक्टली ही पूछ ले 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है और डायरेक्टली पूछ ले तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को तो रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे इस तरीके से। 1 और 2 को क्या लिख देंगे, 2 और 1 लिख देंगे, और इनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। तो इसका ध्यान रखना तुम लोग। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, अपन ने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब अपन एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं और उसका भी एडजॉइंट फाइंड करेंगे। हाँ, तो अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल है, कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 -3 0 1 2 1 5 एंड -1, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका एडजॉइंट अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे 1 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, -3 का कोफैक्टर, और फिर इन सबके कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद में इन सभी को कोफैक्टर्स से रिप्लेस करके इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। कोई जो मैट्रिक्स बनेगी ना, किसके कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, और वो ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है। तो देखो सबसे पहले इनके कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेट क्या हो जाएगी, एक की देखो 1 2 -3, तो 1 2 -3, 0 1 2 तो 0 1 एंड 2, फिर 1 5 एंड -1, ये डिटर्मिनेट ऑफ ए हो गई। अब देखो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे 1 का, फिर 2 का, फिर -3 का, इस तरीके से। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे के कोफैक्टर को मैं किससे लिखूंगा, एफ आई जे से लिखूंगा। फिर अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू F11, कोफैक्टर ऑफ F12 इक्वल टू F12, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं लिखेगी पड़ेगी। अपने क्या कर लो कि मान लो कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल टू क्या है, एफ आई जे। हिंदी में क्या लिखोगे, माना ए आई जे का सेक खंड बराबर एफ आई जे, तो क्या हो जाएगा, F11 क्या होगा। अब देखो F11 का मतलब आ गया ना, अपन ने यहाँ लिख दिया। F11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 है। ऐसे F12 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12 होगा। तो अब देखो सबसे पहले तो साइन चेक करो, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो F11 ये 1 ही तो है, ये 1, ठीक है, वो सॉरी A11 है, तो इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, इन दोनों को हटाओगे इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। तो फिर क्या बचेगा, 1 2 5 एंड -1, तो फिर क्या होगा, देखो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, अरे यही बचेगा ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या होता है, -1, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हो गया, तो -1 -10 इक्वल टू -11। ठीक है, ऐसे देखो F12 का मतलब ये A12 है, और A12 का कोफैक्टर क्या है, F12, तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए इन दोनों को हटाओगे, इन दोनों को, फिर क्या बचेगा, 0 2 1 एंड -1, समझ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले 1 और 2 कितना होता है, 3, तो माइनस का साइन और उसके बाद बात करना। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 2 1 एंड -1। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0, फिर माइनस का साइन, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 0 -2 इक्वल टू -2, और ये माइनस यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। 0 -2 का मतलब -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ऐसे देखो F13 कौन है, A13 का कोफैक्टर, तो इस -3 का कोफैक्टर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 1 1 एंड 5, तो बाहर तो प्लस का साइन ना, 1 और 3 4 होता है, और उसके बाद इसको कैंसिल करोगे तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0, फिर -1 1 जा 1, 0 -1 इक्वल टू -1। ऐसे निकालो F21 F22 F23, तो देखो 2 और 1 कितना होता है, 3, तो माइनस का साइन, 2 और 2 4, तो प्लस का साइन, 2 और 3 5, तो माइनस का साइन। अब देखो F21 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 -3 5 एंड -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और फिर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -15, तो माइनस माइनस से +15 हो गया। आंसर कितना होगा, देखो 15 - 2 इक्वल टू 13, और फिर ये माइनस आएगा तो -13
13 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या क्या। देखो F21 निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका कोफैक्टर, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, सबसे पहले तो वहां माइनस का साइन और उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2 और फिर बाद में एक माइनस का साइन आएगा और फिर 5 3 जब -15 आएगा ना -3 के कारण, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। ऐसे ही F22 के लिए ये कैंसिल, क्या बचा 1 -3 1 एंड -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी यहाँ आएगा और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 = 2 हो गया। ऐसे देखो F23 कैंसिल, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 -2 1 जा 2 और 5 - 2 = 3 और फिर माइनस तो -3। ऐसे देखो F31 F32 F33, तो F31 का मतलब इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -3 यहाँ से, तो माइनस माइनस +3, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 आ गया। साइन तो प्लस का आएगा ना, फिर 3 और 2 5, तो माइनस का साइन ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 1 जा 2, फिर -0 2 - 0 = -2 और ऐसे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये कैंसिल होगा, 1 1 जा 1, -2 को 0 से करने पर 0 = 1। ये क्या आ गया अपने पास में, कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स आ गए तो एडजॉइंट किसको बोलते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, सबसे पहले तो क्या लिखो, ये कोफैक्टर्स लिख दो। कैसे, F11 का कोफैक्टर -11, तो -11 फिर 2 फिर -1, तो -11 2 एंड -1, रो वाइज लिखना है ना, कॉलम वाइज लिख दिया तो डायरेक्टली एडजॉइंट हो जाएगा। फिर -13 2 एंड -3, तो -13 2 एंड -3 और लास्ट में 7 -2 1, तो 7 -2 एंड 1, ठीक है। तो क्या हो गया, और इसका ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स आई ना कोफैक्टर्स की, इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, एडजॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसपोज करना मत भूल जाना। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज करोगे तो -11 2 -1, तो -11 2 एंड -1, -13 2 एंड -3, समझ गए ना, रो को कॉलम बना रहा हूं, 7 -2 एंड 1, यही क्या है अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब देखो एक नोट डालना, यहीं पे क्या करना है तुम लोगों को, नोट डालना है। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब एक देखो छोटा सा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, कि कोई भी मैट्रिक्स ए को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई आता है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर n है तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई एन आ जाएगा। जैसे 2/2 किया तो i2 आएगा और 3/3 किया तो i3 आएगा, और ऐसे ये क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है ना। चाहे ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई आता है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे मैट्रिक्स ए दी हुई थी अपने पास में और वो क्या है, उसका एडजॉइंट है। अब तुम लोग क्या करो, इस मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो चाहे तो क्या आंसर आता है, ठीक है ना। देखते हैं, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो देखते हैं क्या आता है। तो मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए 1 2 -3, तो 1 2 -3, उसके बाद 0 1 2, तो 0 1 2, और उसके बाद 1 5 -1, तो 1 5 -1। ये क्या है अपना मैट्रिक्स है, और इसको मल्टीप्लाई करो इसके एडजॉइंट से। एडजॉइंट क्या है, -11 -13 7, 2 2 -2 2 2 -2 और लास्ट में -1 -3 एंड 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को -11 से करने पर -11, फिर 2 को 2 से करने पर 4 और -3 को -1 से करने पर +3। उसके बाद में इसको इससे करोगे तो 1 को -13 से करने पर -13, 2 को 2 से करने पर 4 और -3 को -3 से करने पर कितना आएगा, +9 आएगा। उसके बाद 1 को 7 से करोगे तो 7, 2 को -2 से करोगे तो -4 और -3 को 1 से करने पर -3 आएगा। फिर इसको इससे 0 से तो 0, 2 1 जा 2, 0 + 2 -2, फिर 0 को -13 से 0,
2 1 जा 2 और फिर 2 को -3 से करने पर -6 हो गया। ऐसे 0, फिर 1 को -2 से करोगे तो -2 और 2 को 1 से करने पर 2 आ जाएगा। फिर 1 को -11 से करने पर -11, समझ गए। 5 2 जा 10 और माइनस माइनस +1 हो गया। ऐसे 1 को -13 से करने पर -13 प्लस 5 2 जा 10 और माइनस माइनस +3 हो गया। 1 को 7 से करोगे तो 7, 5 को -2 से करोगे तो -10 और -1 को +1 से करोगे तो -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। देखो -11 और 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो -13 और 9 + 4 13, तो ये कितना 0। -4 -3 7 और 7 प्लस का 0, 2 -2 0, यहाँ पे 2 -6 -4, -2 + 2 0। देखो -11 और 10 + 1 11, तो 0। ऐसे यहाँ पे 13 -13 0 और -11 + 7 -4, तो इसमें से -4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा -4। ध्यान रखना मैट्रिक्स है तो सब में से कॉमन आएगा। अगर डिटर्मिनेट होती तो हर लाइन में से कॉमन आता। मैट्रिक्स से ही ध्यान रखना। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो चेक कर लेना ये जो -4 है ना, ये डिटर्मिनेट ए की वैल्यू है। इसका मतलब क्या आ गया, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू ये क्या आ गया I3 आ गया। तो क्या हुआ, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 आता है। चेक कर लो डिटर्मिनेट निकाल के, ए का डिटर्मिनेट निकाल के चेक कर लो चाहे तो। जैसे क्या करो, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा 1 2 -3 0 1 2 1 5 -1। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेट सोल्व करते हैं। देखो 1 को लिया, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 को -1 से करने पर -1 -10, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर -2 आएगा, ये कैंसिल। 0 को -1 से करने पर 0, -2 1 जा 2 और उसके बाद -3 लोगे, ये कैंसिल। 0 को 5 से करने पर 0 -1। ठीक है, तो -10 -1 -11, -2 को -2 से करने पर 4 और -3 -1 कितना मल्टीप्लाई करोगे तो +3। देखो 4 3 7 और -11 -4 किसकी वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेट ऑफ ए की। इसका मतलब ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 आता है। तो इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत काम की बात है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 आता है। I का मतलब समझ गए ना, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई आव्यूह। तो समझ में आ गया तुम लोगों को। आज मैंने क्या बताया, सबसे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझाया और उसके बाद में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सिखाया। एक बात याद रखनी है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि ये दोनों तो बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये दो एलिमेंट होते हैं, ये दोनों तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और इधर के जो दोनों एलिमेंट है ये दोनों अपना साइन चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक बताया था। उसके बाद में एक नोट डलवाया, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आंसर, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I आता है। ठीक है, अगर ये n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो IN आएगा, जैसे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I3 आएगा। जैसे इसका डिटर्मिनेट अपन ने निकाला -4 आया और उसके बाद में इसको सोल्व किया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया, -4 इंटू I3 आ गया। इन दोनों को चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, सेम ये ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत।